गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डॉक्टर हंसा दास और रूस के इतिहास के लेक्चर सीरीज़ में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं रूस में युद्धोत्तर साम्यवाद यानी वॉर कम्युनिज्म की, जो 1918 से 1921 तक रूसी राजनीति की मुख्य विशेषता रही। हम देख चुके हैं कि रूस विश्व का पहला देश था जिसने 1917 की क्रांति के बाद एक साम्यवादी सरकार की स्थापना की थी। ज़ार का शासन खत्म होने के बाद और बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन और बोल्शेविक पार्टी ने तय किया कि वे साम्यवादी विचारधारा को रूस में पूरी तरह स्थापित करेंगे। इसलिए 1918 के मध्य में क्रांति के 8 महीने बाद रूस में चरम साम्यवादीकरण का दौर शुरू हुआ, जिसे हम युद्धोत्तर साम्यवाद या वॉर कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं। और जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, रूस में बोल्शेविक विजय का एक मुख्य कारण था यह, और इस कार्यक्रम की कई विशेषताएं थी जिनका उद्देश्य था रूस में साम्यवादी समाज की स्थापना। समाजवादी समाज हर वर्ग के लोगों के लिए आशा लेकर आया था। महिलाएं, स्कूली बच्चे, किसान, मजदूर, गैर रूसी विद्यार्थी इत्यादि। और उसमें महिलाओं को हाउस होल्ड रूटीन्स यानी गृहस्थी से आज़ाद कराने और हर राष्ट्रीयता के लोगों को पूरी समानता देने की बात रखी गई थी। स्कूलों को बदलने के बारे में भी सोचा गया और उसे बुर्जुआ हाथों से निकालकर साम्यवादी उपकरण में परिवर्तित करने के लिए कदम उठाए गए। 17 वर्ष की आयु तक पुरुषों और महिलाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात रखी गई और पार्टी प्रोग्राम ने वयस्क शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए भी आर्थिक सहायता की घोषणा की। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योजना की शुरुआत, किसानों को कृषि संबंधित सहायता, आवास का प्रबंध और बाल श्रम समाप्त करने के बारे में भी सोचा गया युद्धोत्तर साम्यवाद की नीतियों के तहत। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों को भी स्थापित किया गया और यह लोगों को धार्मिक अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने का भी एक प्रयत्न था। पर इन सब नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था में एक अराजकता भी पैदा हुई और यह अराजकता मुख्य रूप से गवर्नमेंटल कंट्रोल यानी सरकारी नियंत्रण की वजह से था। तो युद्धोत्तर साम्यवाद का दूसरा पहलू था राष्ट्र में अराजकता पैदा करना, जिसे बोल्शेविक्स ने साम्राज्यवादी शासन से प्राप्त किया था और जो उनकी नीतियों से और प्रबल हुआ। उन्होंने बैंकों, विदेशी व्यापार और परिवहन का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया और इन नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुधारना नहीं बल्कि संपन्न वर्गों के वर्चस्व को कम करना था। लेनिन के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया एज अ जाइगेंटिक स्टेप फॉरवर्ड, पर असल में इन सबसे आर्थिक अव्यवस्था को बल मिला था और इस आर्थिक अव्यवस्था का मुख्य कारण था फैक्ट्री समितियों की स्थापना, जो प्रबंधन की निगरानी करती थी और सारे रिकॉर्ड्स को बनाए रखने का काम करती थी। ये समितियां चाहती थीं कि सभी फैक्ट्रियां स्थानीय मजदूरों के नियंत्रण में रहें, पर युद्ध की वजह से कई फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा और जो बच गईं उनमें उत्पादन गिर गया। जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा था युद्धोत्तर साम्यवाद में, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। तो उत्पादन और वितरण पर सरकारी नियंत्रण था देश में और 28 जून 1918 को सरकार ने सभी बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इस क्रम में सरकार ने सभी हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया और 16 से 50 वर्ष के लोगों के लिए सार्वजनिक श्रम करना अनिवार्य कर दिया। जो इन नियमों को नहीं मानते थे उन्हें दंडित किया जाने लगा। उत्पादन और वितरण पर सरकारी नियंत्रण की वजह से नौकरशाहों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई। 1920 के मध्य तक मॉस्को और पेट्रोग्राड में हर 4 में से 1 व्यक्ति नौकरशाह होता था और इसका परिणाम था अभूतपूर्व विभ्रांति।
यह स्थिति और बिगड़ गई जब साम्यवादी नीतियों का पालन करते हुए मुद्रा और निजी वाणिज्य पर एक नई नीति लागू की गई और इस नीति ने मुद्रा का प्रचलन बंद किया और निजी व्यापार को समाप्त कर दिया गया। युद्धोत्तर साम्यवाद की एक अद्वितीय विशेषता थी कृषक वर्ग और नए शासन के मध्य एक बड़ा संघर्ष। मार्क्सवादी होने के नाते बोल्शेविक्स का मानना था कि कृषि उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए और इसी क्रम में प्रोड्राज्वस्टका नाम की नीति की शुरुआत की गई, जिसमें कृषि और व्यापार पर, उद्योग पर सरकार का एकाधिकार था, सरकार की मोनोपोली थी। और युद्धोत्तर साम्यवाद के शुरू होने के बाद खाने की कमी होने लगी और आधिकारिक दर पर किसानों से अनाज लेना मुश्किल हो गया और इसलिए सरकार ने भोजन के अनिवार्य वितरण को व्यवस्थित किया और उसे प्रोड्राज्वस्टका का नाम दिया और इस नीति के तहत हर किसान को अपना अतिरिक्त उत्पादन सरकार को देना अनिवार्य हो गया। ये ग्रेन प्रोक्योरमेंट की एक तस्वीर है, यानी सरकार किस तरह ज़बरदस्ती किसानों से उनका अतिरिक्त उत्पादन छीन लेती थी। एक और तस्वीर है ग्रेन प्रोक्योरमेंट की, जिसमें आप देख रहे हैं कि सरकार भर भर के लोगों से, किसानों से अनाज, उनका अतिरिक्त अनाज का जो उत्पादन हो रहा है उसे ज़बरदस्ती ले रही है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि चूँकि उसे संसाधनों को लोगों में वितरित करना है, इसीलिए संसाधनों का साधन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसके हाथों में होना चाहिए। तो किसान और उसके परिवार के लिए न्यूनतम भोजन रखा जाने लगा और उसके अतिरिक्त सब कुछ सरकार ले लेती थी। अनाज के अधिग्रहण के साथ साथ गांव में वर्ग संघर्ष भी हो रहा था। सरकार और किसान के बीच और किसानों के मध्य कड़वा संघर्ष छिड़ गया। किसानों ने प्रोड्राज्वस्टका का विरोध किया और दंगे भड़क उठे। किसान अब उत्पादन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कर रहे थे, कुछ भी अतिरिक्त उत्पादन नहीं। ये उनके रेजिस्टेंस का या आक्रोश दर्शाने का एक तरीका था। तो बीजारोपण कम हो गया और उत्पादन गिरा और इसके बाद अतिरिक्त उत्पादन मिलना कठिन हो गया। हालांकि आधिकारिक स्रोतों के अनुसार राज्य के पास अनाज की कमी नहीं थी, पर अब भोजन की कालाबाजारी हो रही थी। शहरों की जनसंख्या कम हो रही थी, मुख्य रूप से पेट्रोग्राड की संख्या जो भोजन के साधन से दूर थे। अब एक साथ दो अर्थव्यवस्थाएं काम कर रही थीं, एक कानूनी और दूसरा गैर कानूनी। 1918-19 में शहरों में ब्रेड का 60% उपभोग गैर कानूनी माध्यम से आ रहा था। तनाव बढ़ा और दोनों तरफ हताहतों की संख्या भी बढ़ी। अंत में किसानों ने अपना अंतिम हथियार इस्तेमाल किया और अब वे सरकार के नियंत्रण के ऊपर या सरकार के नियंत्रण के खिलाफ अपना आक्रोश जता रहे थे कई तरीकों से। सबसे पहले मई के हुक्मनामे को टालने की कोशिश की गई और इसमें मई का जो हुक्मनामा था जो पारित किया गया था, उसमें किसानों के द्वारा अतिरिक्त उत्पादन को राज्य को देने की अनिवार्यता पर बल दिया गया था और साथ ही गरीब किसानों से कहा गया था कि वे कुलक या संपन्न किसानों का विरोध करें। तो इस मई के हुक्मनामे को टालने की कोशिश की गई और विद्रोह शुरू हुआ और उसके बाद अंत में किसानों ने सैन्य विद्रोह शुरू किया और कई सरकारी अधिकारियों की हत्या की। तो इस तरह से तनाव बढ़ा और अर्थव्यवस्था में भी अराजकता बढ़ रही थी। ये पेजेंट रेजिस्टेंस यानी किसान आक्रोश की एक तस्वीर है। किसान किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोड्राज्वस्टका के खिलाफ। अंत में किसानों ने अपना अंतिम हथियार इस्तेमाल किया। अब वे उतना ही उत्पादन कर रहे थे जितने की उनकी आवश्यकता थी। तो प्रोड्राज्वस्टका के खिलाफ किसानों का सबसे जो
मजबूत हथियार था वो यह था कि वे अतिरिक्त उत्पादन, अनाज का अतिरिक्त उत्पादन कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि अगर अतिरिक्त उत्पादन होगा नहीं तो राज्य उनसे ज़बरदस्ती उत्पादन को छीन नहीं सकता है। तो इस प्रतिरोध के कारण साइबेरिया में आधे से कम क्षेत्र में उत्पादन हो रहा था और इन सब का नतीजा था 1921-22 का सूखा। तो जो ग्रेट फैमिन हुआ था वॉर कम्युनिज्म या युद्धोत्तर साम्यवाद की वजह से, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। बच्चे दिख रहे हैं जो कि फैमिन से, सूखे से प्रताड़ित हैं। हॉरर्स ऑफ वॉर कम्युनिज्म, युद्धोत्तर साम्यवाद एक तरह से बोल्शेविक पार्टी की एक असफल नीति थी, जिसमें पूरी तरह से साम्यवाद को लागू करने का प्रयत्न किया गया, पर अंत में सरकारी नियंत्रण की वजह से अर्थव्यवस्था में अराजकता ही पैदा हुई। तो सरकार का उत्पादन और वितरण पर कब्जे का प्रभाव सिर्फ किसानों पर नहीं पड़ा, मजदूर भी न्यूनतम वेतन से असंतुष्ट थे। लेनिन अपनी इस नीति के दुष्प्रभाव से अवगत थे और इसीलिए उन्होंने मार्च 1921 में युद्धोत्तर साम्यवाद को समाप्त कर दिया और नई आर्थिक नीति, या जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, उसकी घोषणा की, जो कि उनके हिसाब से एक सीमित पूंजीवादी प्रयोग था। तो वॉर कम्युनिज्म या युद्धोत्तर साम्यवाद के ज़माने में जब साम्यवाद को उसकी चरम सीमा तक फॉलो करने का कोशिश किया गया, तो इससे अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई और तब लेनिन को लगा कि इस एक्सट्रीम कम्युनाइजेशन, साम्यवादीकरण को छोड़कर पूंजीवाद के कुछ तत्वों को भी अर्थव्यवस्था में शामिल करना ज़रूरी है, नहीं तो रूसी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से 2 कदम पीछे चली जाएगी। इसी क्रम में 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। अगले वीडियो में हम लोग नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की चर्चा करेंगे। वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।